Hello friends, I hope you all are doing great. Today we will discuss Bain's model for limit pricing theory of markets. ये थ्योरी 1949 में आई है और जो स्टूडेंट्स यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने ये वीडियो बनाई है क्योंकि यूजीसी नेट की जो टॉपिक की कवरेज है वो बहुत ज़्यादा होती है बट वो इन डेप्थ क्वेश्चन इतने नहीं पूछते। मतलब अगर आपको यूजीसी नेट का एग्जाम क्रैक करना है तो आपको टॉपिक्स हर टॉपिक का ये पता होना चाहिए कि इस टॉपिक में ये है, इस टॉपिक में ये है। उसकी इन डेप्थ नॉलेज ना भी हो तो भी आप पेपर क्रैक कर सकते हैं बिकॉज वहां पे टर्म्स बहुत ज्यादा यूज होती है। उसके लिए हमें उस टॉपिक की जस्ट यूं कह दो कि उसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि इस थ्योरी में क्या है, इस उसमें क्या है, इस मॉडल में क्या है। दैट्स इट। तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैंने ये बनाई है जो टारगेट कर रहे हैं यूजीसी नेट का। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ बेन्स लिमिट प्राइसिंग थ्योरी। बेन्स एक इकोनॉमिस्ट है जिसने लिमिट प्राइसिंग का कंसेप्ट वो इकोनॉमिक्स में लाया। अब ये लिमिट प्राइसिंग क्या होती है यही हम इस थ्योरी में डिस्कस करेंगे और बेसिक क्वेश्चंस आते हैं इसमें लाइक लिमिट प्राइसिंग थ्योरी कौन सा इकोनॉमिस्ट लाया या बेन्स की लिमिट प्राइसिंग थ्योरी का मतलब क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि बेन ने एक इम्पॉर्टेंट वर्क किया था अपनी बुक में जो थी बैरियर्स टू न्यू कंपटीशन, जो कि आई थी 1956 में। तो बुक का भी पूछ सकते हैं नाम, मतलब बेसिक क्वेश्चंस आते हैं यूजीसी नेट में। तो ये उसका मेजर वर्क था कि उसने बुक पे काम किया था। उसकी बुक थी बेन्स की, वो थी बैरियर्स टू न्यू कंपटीशन इन 1956। Secondly, Bain's का एम क्या था? His aim was to explain why firms over a long period of time kept their prices at a level of demand where elasticity was below unity, and that is, they did not charge a price that would maximize their revenue. अब अगर हम बेसिक कंसेप्ट की बात करें तो फर्म्स लाइक मोनोपोली है तो वो ऐसा प्राइस चार्ज करती है जिससे उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो। लेकिन बेन के अकॉर्डिंग वो कह रहे हैं क्यों एक फर्म लॉन्ग रन में वो प्राइस चार्ज नहीं करती जब उसके रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करे, रेदर वो ये प्राइस चार्ज करती है जहां पे उसकी वो इलास्टिसिटी यूनिटी से कम हो, यानी कि जहां पर डिमांड इन इलास्टिक हो। अब इन इलास्टिक डिमांड का मतलब, एक प्रोडक्ट की इन इलास्टिक डिमांड का मतलब कि पर्सन हैबिचुअल है या प्राइस बढ़ रहा है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कंपैरेटिवली कम डिक्रीज हो रही है। अगर मान लो अल्कोहल है अगर उसका प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड उसकी कंपैरेटिवली कम जो होती है वो कम होती है प्रोपोर्शनेट टू इंक्रीज इन प्राइस। वो क्यों? क्योंकि जो पीपल है वो हैबिचुअल हैं, एडिक्टेड हैं, तो उनकी तो वैसे परफेक्टली इनइलास्टिक होती है। लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट है कि फर्म्स लॉन्ग रन में वो प्राइस चार्ज करती हैं जहां पर उनका डिमांड जो है, इलास्टिसिटी ऑफ जो डिमांड है वो इन इलास्टिक है, यानी कि लेस देन यूनिटी है। अब वो क्यों चार्ज करती हैं ये बेन ने बताया है कि क्यों चार्ज करती है। अदरवाइज हम ये कहते हैं ना, फर्म वहां तक प्राइस लेके जा सकती है, वहां पे लेके जाते हैं जहां तक उसका टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम हो, उसका प्रॉफिट जहां पे मैक्सिमम हो वो प्राइस चार्ज करती है। लेकिन बेन के अकॉर्डिंग एक फर्म वो प्राइस नहीं चार्ज करती। ठीक है, मूविंग ऑन, द प्राइस बेन आर्ग्यूड। अब बेन के अकॉर्डिंग क्या है, जो प्राइस डिड नॉट फॉल टू द लेवल ऑफ LAC in the long run because of the existence of barriers to entry, while at the same time price was not set at a level compatible with profit maximization because of the threat of potential entry. अब इनके अकॉर्डिंग क्या है, बेन की लिमिट प्राइसिंग थ्योरी क्या कहती है? ये कह रही है एक फर्म लॉन्ग रन में बिल्कुल अपना प्राइस LAC के बिल्कुल मिनिमम पॉइंट पे भी नहीं करेगी कि जस्ट वो अपने कॉस्ट को ही कवर कर रही है। इतना लो क्यों नहीं करेगी? क्योंकि उसे पता है कि हमारी मार्केट में बैरियर्स है एंट्री में, तो एकदम फर्म एंटर नहीं करेगी। तो इतना कम करने की क्या जरूरत है कि मैं बस अपना मतलब अपनी कॉस्ट ही मैं बियर कर पा रहा हूँ।
समझ रहे हो मेरा पॉइंट? सेकेंडली, प्राइस वो इतना हाई भी नहीं चार्ज करेगी कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए, जब हम कहते हैं ना MR इजिकल्स टू MC, और इसका इंटरसेक्शन जहाँ डिमांड कर्व पे कट होता है वहां पे हमारा प्राइस डिटरमाइन होता है, तो कह रहा है वो प्राइस भी नहीं हम चार्ज करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर ज्यादा प्राइस चार्ज करेंगे तो हमें ये थ्रेट रहेगा कि दूसरा फर्म एंटर कर सकता है। समझ गए? मतलब एक गेम खेलती है अकॉर्डिंग टू बेन्स, एक फर्म एक गेम खेलती है कि ना मैं इतना ज्यादा करूंगी कि दूसरी फर्म आ जाए और मेरे से कम प्राइस पे सेल करके पूरी मार्केट अपने साइड में कर ले, ना मैं इतना लो करूंगी कि मेरे को प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, मैं जस्ट कॉस्ट को ही कवर कर रही हूँ। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। अभी आगे मूव ऑन करते हैं, आपको और ज्यादा समझ आएगा। थर्ड वन, ही मेंटेन्ड दैट प्राइस वाज सेट एट अ लेवल अबव LAC, यानी कि प्योर कंपटीशन में जो होता है ना, प्राइस इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ LAC लॉन्ग रन में, उससे थोड़ा सा अबव चार्ज करती है, एंड बिलो द मोनोपोली प्राइस, मोनोपोली प्राइस का तो वो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का, उस प्राइस से थोड़ा कम चार्ज करती है। This price is called the limit price, यानी कि highest price which the established firm believe they can charge without inducing entry. बेन्स के अकॉर्डिंग ये उन्होंने कहा है कि हम न्यू फर्म्स की एंट्री को कंसीडर करते हैं जब वो एंटर कर जाती है, लेकिन यहाँ पर बेन की थ्योरी ये बता रही है कि उसका थ्रेट को हमें कंसीडर करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमें प्राइस सेट करना चाहिए। हम कहते हैं ना कि अगर जैसे कोई भी मोनोपोलिस्टिक मार्केट है या कोई भी है, फर्म्स अगर प्रॉफिट अर्न कर रही होती है तो न्यू फर्म्स विल एंटर, क्योंकि वो प्राइस ना चार्ज करते हैं तो न्यू फर्म्स विल एंटर, और अगर लॉस में है तो फ्यू फर्म्स विल एग्जिट। तो ये जब होता है जब वो कंसीडर करते हैं हाँ भाई एंट्री हो गई, हाँ अब एग्जिट हो गई। बट यहाँ पर बेन कंसीडर कर रहा है, मेन इसका कंसेप्ट है थ्रेट देना, कि मैं ऐसा प्राइस चार्ज करूंगा कि कोई नई एंट्री करने की नहीं सोचेगा, और मैं जो एग्जिस्टिंग कर रहा हूं वो भी मेरे को ऐसा प्राइस सेट करूंगा कि मेरे को प्रॉफिट हो रहा है। समझ गए? तो इसका प्राइस मोनोपोली प्राइस से कम होता है, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में जो प्राइस चार्ज होता है उससे ज्यादा होता है। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड। अब लिमिट प्राइसिंग का मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ, उससे आपको ज्यादा क्लियर होगा। ये है। अब यहाँ पर ये डिमांड कर्व है, ये हमारा MR कर्व है। यहाँ पे अज्यूम करा है कि मान लो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, ये MC हमारा ये कर्व। अब मोनोपोली की अगर मैं बात करूं तो वो MC और MR के इंटरसेक्शन पे देखते हैं, ये हो गया मोनोपोली हमारी क्वांटिटी। यहाँ पे जब ये इंटरसेक्शन मीट करता है डिमांड कर्व को, तो हमारा पता चलता है ये आ गया मोनोपोली प्राइस। तो मोनोपोली प्राइस चार्ज करता है PM, और क्वांटिटी सप्लाई करता है वो QM। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं कॉम्पिटेटिव मार्केट की देखूं तो वो करेगा डिमांड, और जहां पर AC प्राइस इज इक्वल टू MC, मतलब डिमांड कर्व और MC इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि क्वांटिटी इतना प्रोड्यूस कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, और प्राइस है उसका PC। अब लिमिट प्राइस, अब आप एक बात बताओ, मैंने लिमिट प्राइस ये पूरा क्यों नहीं लिखा, मैं ये क्यों लिख रही हूँ? बिकॉज प्राइस उतना चार्ज करेगी फर्म जहां पर उसकी डिमांड इनइलास्टिक हो, कि मतलब थोड़ा सा अगर मैं प्राइस बढ़ाती हूँ तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा फॉल ना करे। ये फर्म उस प्राइस पे रहेगी जहां पर तुम्हारी डिमांड इनइलास्टिक है। अगर इलास्टिक हो जाएगी तो फिर तो यूं हो जाएगा ना, थोड़ा सा माइनर भी अगर हम प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारी मार्केट पूरी, मतलब सारे जो हमारे बायर्स हैं वो कॉम्पिटिटर से खरीद लेंगे, तो इसलिए वो इनइलास्टिक पोर्शन में रहता है। अब ये परफेक्टली इलास्टिक पॉइंट क्यों है? क्योंकि ये पूरे डिमांड कर्व का मिड पॉइंट है। एनी पॉइंट इस साइड पे, राइट हैंड साइड पे, इस पॉइंट इधर के साइड किसी भी पॉइंट पे हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 होगी। वो क्यों होगी? जैसे हम आर्क इलास्टिसिटी का फॉर्मूला आपको पता होगा, आर्क इलास्टिसिटी होती है लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। मैं लिखती हूँ एक बारी, आर्क प्राइस इलास्टिसिटी हमारी होती है लोअर सेगमेंट अपन अपर सेगमेंट। तो आर्क इलास्टिसिटी से लोअर अपॉन अपर। अब मैं अगर मान लो यहां पर मैं पॉइंट ले रही हूँ B,
तो आर्क इलास्टिसिटी पॉइंट बी पे हमारी होगी, और अगर यहाँ पे है सी, यहाँ पे मैंने ले लिया ए, तो यहाँ पे मेरी लोअर सेगमेंट है बी सी, अपर सेगमेंट है मेरी ए बी। अब आपको ये पता है कि ए बी इज ग्रेटर देन बी सी, इसका मतलब डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। तो इसका मतलब हमारी इलास्टिसिटी ऑफ जो डिमांड है वो लेस देन है 1, यानी कि इनइलास्टिक है। तो वो परफेक्ट कंपटीशन का चार्ज नहीं करेगा, उससे ऊपर रहेगा, लेकिन इलास्टिसिटी उसकी लेस देन 1 होनी चाहिए। 1 से कम मतलब ये वाला ऐसा प्राइसिंग का रेंज है हमारा, जहां पर बेन कहता है कि ये लिमिट है तुम्हारी, इसके बीच में प्राइस आप कोई भी चूज करोगे तो बेटर रहेगा। समझ गए? आई होप कि आपको समझ आ रहा है कि बेन के अकॉर्डिंग लिमिट प्राइसिंग क्या है। लिमिट प्राइसिंग इज बिलो द परफेक्ट मोनोपोली प्राइस एंड अबव द कॉम्पिटेटिव फर्म प्राइस, और जहां पर हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो लेस देन 1 है। तो 3 चीजें आई हैं कि प्राइस जो है बेन्स के अकॉर्डिंग वो लेस देन होगा मोनोपोली के उससे। सेकंड, जो प्राइस बेन का प्राइस है वो तुम्हारा परफेक्ट कंपटीशन से ज्यादा होगा। थर्ड, एट प्राइस बेन्स के प्राइस पे हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन यूनिटी होगी। मींस फर्म अर्न कर रही है, firm is earning profit. प्रॉफिट फर्म अर्न कर रही है, बट मैक्सिमम नहीं कर रही क्योंकि ये हाईएस्ट प्राइस नहीं चार्ज कर ली, लेकिन यूं है कॉस्ट भी नहीं कवर। ये इसलिए ज्यादा नहीं चार्ज कर रही कि मान लो एज्यूम करो कि ये वाली फर्म भी लॉन्ग रन में ये प्राइस चार्ज कर रही है मोनोपोली वाला। अब इनको ये होगा कि थ्रेट रहेगा, कोई भी मान लो न्यू फर्म आ रही है और वो इससे थोड़ा सा भी कम चार्ज कर लेगी तो सारी मार्केट उसकी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे डिमांड इलास्टिक है। तो बेन वही कह रहा है कि अगर हम इससे ज्यादा प्राइस चार्ज करेंगे तो एंट्री ऑफ न्यू फर्म का थ्रेट रहेगा, और अगर हम ज्यादा लो भी हम क्यों जाएं, क्योंकि हमें पता है जब बैरियर्स है एंट्री में, एकदम फर्म आके बिल्कुल लो प्राइस पे तो मार्केट में बेचेगी नहीं प्रोडक्ट, उसको भी तो सरवाइव करना है, कुछ तो चार्ज करेगी। तो इतना लो वो खुद नहीं कर पाएगी, और इतना हाई करेंगे तो दूसरी फर्म एंटर ही कर जाएगी, तो वो भी हमें नहीं करना। तो अपनी मोनोपोली भी बची रहे, हम मार्केट में सरवाइव भी करें और प्रॉफिट भी अर्न करें, तो बेस्ट सॉल्यूशन है लिमिट प्राइसिंग का। ठीक है, बस यही था इसमें मेन। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि कौन सा पॉइंट नहीं समझ आया। आई विल ट्राई कि मैं आपको आगे। नाउ दैट्स इट, थैंक यू।